डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सारणिक या डिटर्मिनेंट। सारणिक या डिटर्मिनेंट इंग्लिश में इसका नेम है। अब एक्चुअली आपके पिछले 3-4 दिन से कुछ वीडियोस नहीं डल पाई हैं, फ़ोन में कुछ ख़राबी चल रही थी, पहले सही करवाया फिर वापस से ख़राब हो गया, अब दोबारा सही करवाया है। अब से आपकी वीडियोस रेगुलर मिलेंगी। सारणिक या डिटर्मिनेंट, सारणिक या डिटर्मिनेंट होता क्या है? यदि मान लो कोई वर्ग आव्यूह दिया हुआ है, हमें वर्ग आव्यूह क्या दिया हुआ है, वर्ग आव्यूह a इज इक्वल टू aij, ये है आपका m क्रॉस m मान सकते हो, n क्रॉस n मान सकते हो, क्योंकि वर्ग आव्यूह क्या होता है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो। तो वर्ग आव्यूह यदि कोई दिया गया हो a इज इक्वल टू aij, तो इस आव्यूह से संबंधित एक अद्वितीय संख्या, अद्वितीय संख्या यानी यूनिक नंबर, यानी इसका केवल एक फिक्स मान हो और कोई मान नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, इस आव्यूह का सारणिक, जिसे हम, ये मॉड का सा चिन्ह होता है, इसे बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब क्या है कि आव्यूह ए का सारणिक। तो आव्यूह ए का सारणिक क्या होगा, इससे प्राप्त एक अद्वितीय संख्या क्या कहलाएगी, किसी भी वर्ग आव्यूह से, क्योंकि सारणिक सदैव वर्ग आव्यूह का निकाला जा सकता है। सारणिक किसका निकाला जाता है, यानी हम जितना भी कुछ पढ़ेंगे यहाँ पर सारणिक के अंतर्गत, वो सारे, जितना हमने बहुत सारे आव्यूह पढ़े हैं, लेकिन उन सारे आव्यूहों को छोड़ दिया जाए, केवल उनमें से वर्ग आव्यूह को उठा लिया जाए, तो वर्ग आव्यूह जो होगा वही केवल सारणिक पर डिपेंड करेगा। यानी सारणिक की जो अपन डेफिनेशन है, सारणिक के बारे में जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब किससे पढ़ेंगे, वर्ग आव्यूह से। किससे पढ़ेंगे, वर्ग आव्यूह से। अब आता है नेक्स्ट, सारणिक का मान। सारणिक का मान, सारणिक के मान से हमारा क्या तात्पर्य है कि सारणिक का मान, जैसे मान लो 2x2 क्रम का कोई आव्यूह दिया हुआ है, a इज इक्वल टू, मैं 2x2 क्रम का आव्यूह ले लेता हूं, a11 a12 b11 b12। तो सबसे पहले हमने बताया आव्यूह तो क्या होता है, एक संख्याओं को प्रदर्शित करने की एक व्यवस्था है, इसका कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता है। किंतु यदि इसका सारणिक ले लिया जाए तो सारणिक क्या होती है, इस आव्यूह से संबंधित एक संख्या, कैसी, अद्वितीय संख्या, यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो यानी इसको सारणिक, यानी इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसे डिटरमिनेंट ऑफ ए में परिवर्तित करेंगे। तो ये कर दिया हमने, डिटरमिनेंट ऑफ ए में परिवर्तित, b11 b12। अब ये किस में परिवर्तित हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए। और आपने कभी हिंदी की संख्या अगर पढ़ी हो तो हिंदी की संख्या कैसी होती है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हिंदी की संख्या होती है। आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, और आज भी आपने देखा होगा जितने भी आपके जो सुनार वगैरह होते हैं वो सब इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करते हैं, हिंदी की संख्याओं का। तो हिंदी की संख्या में मुझे ज्यादा किसी से काम नहीं, केवल इस 4 से काम है। किससे काम है, 4 से। यानी 4 किस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। तो हम इसी 4 की सहायता से क्या करेंगे, किसी भी 2x2 क्रम के सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। यानी अब देखो 4 कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। तो इन दोनों को पहले गुणा करें, a11 b12। अब देखो यहां पर 2 टर्न आ रहे हैं, दो मोड़ आ रहे हैं, एक तो पहला मोड़ तो यहां पर है और दूसरा मोड़ यहां पर है। तो दूसरे मोड़ पर सदैव माइनस चिन्ह लेना है, दूसरे मोड़ पर सदैव माइनस चिन्ह लेना है। अब माइनस चिन्ह ले लो, अब बाकी इनको गुणा कर दो, तो यानी हिंदी के 4 की तरह गुणा करना है इनको।
तो B11 इंटू A12, ये क्या निकल के आ गया? इस सारणिक का प्रसार या सारणिक का मान। जैसे मुझे मान लो कोई आव्यूह देख रखा होता 1 2 3 4, क्या दे रखा है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 में क्या करें हम? पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए में परिवर्तित करें। 1 2 3 4 परिवर्तित कर दिया। अब वही हिंदी के 4 की तरह गुणा करना है, हिंदी के 4 की तरह गुणा करना है। तो क्या करना है? 1 गुणा 4। अब देखो ये तो पहला मोड था, ये दूसरे मोड पे क्या कहा है मैंने कि सदैव माइनस का चिन्ह लेना है, तो माइनस ले दिया। अब दूसरे विकर्ण को गुणा करें तो 3 इंटू 2, तो यानी 1 इंटू 4 यानी 4, 3 इंटू 2 यानी 6, तो 4 माइनस 6 बराबर -2। यानी इस आव्यूह से संबंधित संख्या क्या आ गई? -2। यही क्या कहलाती है? इस आव्यूह का सारणिक कहलाती है। यानी पहले तो आपका जो है मैथमेटिकल डेफिनेशन में समझो, तो पहले मुख्य विकर्ण को गुणा करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाकर द्वितीयक विकर्ण को गुणा करेंगे। पहले मुख्य विकर्ण को गुणा करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाकर द्वितीयक विकर्ण को गुणा करेंगे। तो इससे हमने क्या निकल के आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान रखो। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? जैसे कहीं लिखा हुआ है सारणिक -3, तो इसका मतलब होगा -3, यानी इसका मतलब सारणिक का मान सदैव सापेक्ष लिया जाता है। कैसा लिया जाता है? सापेक्ष, यानी जो चिन्ह दे रखा है वही। अगर मान लो लिखा होता सारणिक, तो इसका मतलब क्या हो गया? 3, यानी इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका सापेक्ष मान लिया गया है। -3 था तो -3 लिया, 3 था तो 3 लिया, दोनों ही कंडीशन में सापेक्ष मान लिया जाता है। अब मैंने यहां क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप देखते हो कि जब मॉड्यूलस के अंदर कोई भी संख्या लिखी हो, ये क्या है? आपका मापांक। क्या है ये? मापांक। तो मापांक सदैव क्या है? नेगेटिव संख्याओं को पॉजिटिव कर देता है। मापांक सदैव नेगेटिव संख्याओं को पॉजिटिव करता है। तो यानी मापांक के अंतर्गत कौन सा मान लिया जाता है? निरपेक्ष मान लिया जाता है। मापांक के अंतर्गत कौन सा मान लिया जाता है? निरपेक्ष मान लिया जाता है। जबकि सारणिक के अंतर्गत कैसा मान लिया जाता है? सापेक्ष मान लिया जाता है। यानी जो सारणिक के अंतर्गत लिखा हुआ है वही सारणिक। अब ये हम कहें कि ये कितने क्रम का सारणिक है? ये 1 क्रॉस 1 क्रम का सारणिक है। 1 क्रॉस 1 क्रम का सारणिक। तो मापांक के अंदर तो निरपेक्ष मान लिया जाता है, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगा ही, लेकिन नेगेटिव तब भी, नेगेटिव है तब भी, यानी ऋणात्मक है तब भी धनात्मक ही मिलेगा। लेकिन सारणिक के अंतर्गत बात करें तो सारणिक के अंतर्गत सदैव सापेक्ष मान लिया जाता है, यानी नेगेटिव है तो नेगेटिव लिया जाएगा और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिया जाएगा। यह है आपका इन दोनों में मापांक तथा मॉड्यूलस में डिफरेंस। अब द्वितीय कोटि के सारणिक का मान हम आपके सामने निकाल चुके हैं। ये कौन सा है आपका? द्वितीय कोटि का सारणिक। द्वितीय कोटि का सारणिक ये कौन सा है? द्वितीय कोटि का सारणिक। ये द्वितीय कोटि का सारणिक है। अब आगे पढ़ते हैं इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार ज्ञात करना। तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार ज्ञात करना, यानी तृतीय क्रम के सारणिक, तृतीय क्रम के सारणिक का प्रसार। तृतीय क्रम के सारणिक का प्रसार कैसे किया जाता है? जैसे हमें तृतीय क्रम का सारणिक, यानी ये तो कन्फर्म है कि सारणिक के अंतर्गत हम वर्ग आव्यूह की बात करेंगे, तो तृतीय क्रम का सारणिक यानी 3x3 कोटि का सारणिक दिया गया होगा। सारणिक लिख लेते हैं हम पहले। A11 A12 A13 A21 A22
A23, A31, A32, A33, ये लिख लिया हमने तृतीय क्रम का सारणिक। अब देखो इसमें तृतीय क्रम के सारणिक में अगर हम देखें तो यहाँ जो है प्रसार, सबसे पहले तो एक चीज आपको बता दूं कि सारणिक का प्रसार किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ से किया जा सकता है, किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ से किया जा सकता है। अर्थात यानी हम पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ से अगर हम प्रसार करें तो सारणिक का मान सदैव समान आएगा, यानी सारणिक का मान परिवर्तित नहीं होगा। तो हम सबसे पहले हम यहां पर प्रसार करते हैं, सर्वप्रथम जो स्टार्टिंग करते हैं प्रथम पंक्ति से। तो प्रथम पंक्ति द्वारा प्रसार, प्रथम पंक्ति द्वारा प्रसार, तो प्रथम पंक्ति द्वारा प्रसार क्या होता है? प्रथम पंक्ति द्वारा प्रसार में अगर हम बात करें तो ये आपकी कौन सी है? प्रथम पंक्ति है। सब लोग अच्छी तरह जानते हो इसमें कि 3x3 क्रम का सारणिक है। ठीक है, आप भी हटा देता हूं मैं ताकि आपको सारणिक का चिन्ह दिखाई दे। ये कैसा है आपका? 3x3 क्रम का सारणिक, 3x3 क्रम का सारणिक। अब आपको 3x3 क्रम का सारणिक दिखाई दे रहा है, क्योंकि आव्यूह से संबंधित होता है इसलिए पहले मैंने आव्यूह का चिन्ह लिया था। अब हमें इसका प्रसार करना है। तो सबसे पहले जो है पहली पंक्ति से यदि हम प्रसार करें तो सबसे पहली पंक्ति, अब इसके जो सारणिक का जो मान निकल के आएगा उसे डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है, डेल्टा या कैपिटल डी, डेल्टा या कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो यहां पर यानी पहली पंक्ति से प्रसार करना है तो सबसे पहले तो हमने A11 यानी पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का पहला अवयव ले लिया, यानी पहली पंक्ति से प्रसार कर रहे हैं तो पहली पंक्ति का पहला अवयव ले लिया। अब प्रसार कैसे किया जाता है वो सुनो कि जिस अवयव से गुणा कर रहे हैं हम उस अवयव की पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़ दो। तो कौन कौन से अवयव छूट गए? A11, A12, A13 छूट गया, A11, A21, A31 ये पूरी छूट गए। बचे कौन कौन से? ये चार अवयव बचे। इन चारों अवयवों को सारणिक के रूप में लिख लो, A22, A23, A32, A33। अब सेकंड कंडीशन में यहां पर माइनस आ गया। अब सुनो, ये माइनस प्लस माइनस कैसे आते हैं? वो सारणिक के अवयवों के चिन्हों द्वारा आते हैं। वो अगले टॉपिक में पढ़ते हैं इससे हम कि सारणिक के अवयवों का चिन्ह कैसे लिया जाता है। तो माइनस ऑफ A12, अब इससे गुणा करना है तो क्या करें? इस पंक्ति को छोड़ दें पूरी को और इस स्तंभ को छोड़ दें। तो ये पंक्ति छोड़ दी और ये स्तंभ छोड़ दिया, तो कौन कौन से अवयव बचे? दो तो अवयव ये बचे और दो अवयव ये बचे। तो इनको 2x2 क्रम के सारणिक में लिख लो। तो कौन कौन से बचे? A21 और A31, A21 और A31। यहां पर कौन कौन से अवयव बचे? A23 और A33। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्लस A13। अब इसका चिन्ह प्लस क्यों आया, इसका माइनस क्यों आया, अगले टॉपिक में देखते हैं। अब A13 से गुणा करना है तो वही सेम कंडीशन, A13 वाली तो पंक्ति छोड़ दो और A13 वाला स्तंभ छोड़ दो, यानी ये स्तंभ छोड़ दें और ये पंक्ति छोड़ दें। तो कौन कौन से? ये चार अवयव बचे, A21, A22, A31 और A32। तो इन्हें 2x2 क्रम के सारणिक में लिख दो, A21, A22, A31 और A32, ये लिख दिया हमने। अब ये हो गया आपका इसका प्रसार। अब 2x2 क्रम का प्रसार और बाकी है इसके अंतर्गत। तो 2x2 क्रम का तो मैंने अभी बताया था आपको, कैसे बताया था? हिंदी के चार की तरह। तो करो गुणा, यानी पहले तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करो। तो A22 इंटू A33, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, फिर द्वितीय विकर्ण के अवयवों को गुणा कर दो, A32 इंटू A23।
माइनस A12। अब वही यहां पर भी वही गुणा हिंदी के 4 की तरह, या मुख्य विकर्ण फिर द्वितीय विकर्ण, मुख्य विकर्ण के अवयव गुणा करो माइनस द्वितीय विकर्ण के अवयव गुणा करो। A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो, प्लस A13, पहले मुख्य विकर्ण के अवयव गुणा करो तो A21 इंटू A32, A21 इंटू A32 माइनस द्वितीय विकर्ण के अवयवों को गुणा करो A31 इंटू A22। ये हो गया आपका सारणिक का प्रसार, 3x3 क्रम के सारणिक का प्रसार। अब इसको एग्जांपल लेके सिंपल भाषा में, यहां तो क्या बड़े बड़े अवयव दिख रहे हैं आपको, ये आपके जो है बीजीय व्यंजक है, बीजीय अवयव है। अब मैं क्या करता हूं, संख्यात्मक मान ले लेता हूं 3x3 के लिए। जैसे a इज इक्वल टू कोई सारणिक दिया गया है 3 2 1 4 5 2 6 3 4, ये ले लिया मैंने कोई भी सारणिक 3x3 क्रम का। अब इसका प्रसार करें तो पहला तो इसका चिन्ह प्लस होता है, इसका माइनस होता है, इसका प्लस होता है, ठीक है। बाकी आगे और चिन्ह कैसे निकाले जाते हैं वो अगले टॉपिक में देखते हैं। सबसे पहले 3 इंटू, अब क्या करना है, इस पंक्ति को छोड़ना है और इस स्तंभ को छोड़ना है। तो इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, ये 4 अवयव बचे आपके पास 5 2 3 4, तो लिख दो 5 2 3 4। इसका चिन्ह माइनस होता तो -2। अब देखो यानी 2 से गुणा करना है, तो यानी इसका मतलब प्रथम पंक्ति से प्रसार कर रहे हैं हम, तो ये स्तंभ छोड़ दिया, यानी 2 इस स्तंभ में आ रहा है और इस पंक्ति में आ रहा है। ये पंक्ति छोड़ दी, ये स्तंभ छोड़ दिया, तो ये 4 अवयव बचे 4 2 6 और 4, इन्हें लिख दो 4 2 6 4। अब देखें आगे, 2 से गुणा किया था 4 2 6 4। अब +1 इस पंक्ति को छोड़ें और इस स्तंभ को छोड़ा है, तो कौन कौन से अवयव बच रहा है, 4 5 और 6 3, तो 4 5 6 3 क्या हो जाएगा, ये देखें जरा, 3 इंटू गुणा करो मुख्य विकर्ण के अवयव, क्या होगा, 5 इंटू 4 20 माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 2, 4 इंटू 4 16 माइनस 6 इंटू 2 12 प्लस 1, 4 इंटू 3 12 माइनस 6 इंटू 5 30। सॉल्व करें इसे तो 3 इंटू 20 माइनस 6 14 बचे, माइनस 2 इंटू 16 माइनस 12 4 बचे, प्लस 1 इंटू 12 माइनस 30 माइनस के 18 बचे। ये हो गया 42, ये हो गया 4 दूनी 8 और ये कितना हो गया माइनस के 18, माइनस ये हो गए 42, 18 और 8 माइनस के 26, कितने बच्चे 26 और 4 30, 12 और 4 16। तो ये जो निकल के आया ये आ गया आपका तृतीय क्रम के सारणिक का प्रसार। इस तरीके से तृतीय क्रम के सारणिक का प्रसार किया जाता है। आपके सामने मैंने पूरा बता दिया है प्रथम पंक्ति से। अब हम जो है आगे हम डिटेल में जब पढ़ेंगे इसी चीज को, तो मैं आपको प्रत्येक पंक्ति से प्रत्येक स्तंभ से प्रसार करके बताऊंगा एक ही सारणी का, और प्रत्येक पंक्ति से और प्रत्येक स्तंभ से मान कैसा आएगा, समान आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका तृतीय क्रम के सारणिक का प्रसार। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना सारणिक के अवयवों का चिन्ह। सारणिक के अवयवों का चिन्ह। अब सारणिक के अवयवों का चिन्ह कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले मैं एक सारणिक लिखता हूं, a इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब देखो इसमें सारणिक के अवयव का यहां पर ये 1 1 1 1 1 2 1 3 ये सब आप मैट्रिक्स से ही जानते हो क्या होते हैं। ये पंक्ति और स्तंभों की संख्या को व्यक्त करते हैं। यानी क्या होता है, ए आई जे होता है। जैसे कहीं ए आई जे जहां लिखा होता है तो आई क्या होता है, पंक्ति की संख्या को व्यक्त करता है। आई क्या व्यक्त करता है, पंक्ति की संख्या को। और जे किसको व्यक्त करता है, स्तंभ की संख्या को। जैसे आपसे पूछा जाए कि A32 किस पंक्ति और किस स्तंभ का अवयव है, तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो A32 यानी कैसे पहचाना आपने, इस 32 से 3 क्या है, पंक्ति की संख्या, तो तीसरी पंक्ति का अवयव है। और 2 क्या है, स्तंभ की संख्या, तो ये दूसरे स्तंभ का अवयव है। अब नेक्स्ट आता है अपना कि इसके अवयवों का चिन्ह कैसे निकाला जाता है। तो अवयवों का चिन्ह निकाला जाता है -1 की पावर i प्लस जे द्वारा। किसके द्वारा निकाला जाता है, -1 की पावर i प्लस जे द्वारा। अब -1 की पावर i प्लस जे, जैसे मुझे a11 का चिन्ह देखना है, a11 का चिन्ह, तो -1 की पावर i प्लस जे, यानी a11 के लिए i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1, तो -1 का होल स्क्वायर, तो यानी क्या आ गया, +1। चिन्ह का निकल के आ गया प्लस। अब मुझे जैसे मान लो a12 का चिन्ह देखना है, a12 का चिन्ह देखना है, तो -1 की पावर i प्लस जे, यानी i की वैल्यू तो है 1 और j की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 + 2, तो क्या होगा, -1 का होल क्यूब, और -1 का होल क्यूब -1 आएगा, तो इसका चिन्ह क्या निकल के आ गया, माइनस। जो भी अपन पिछले टॉपिक में ले रहे थे, इसका चिन्ह माइनस ले रहे थे, वो इसीलिए ले रहे थे क्योंकि -1 की पावर 1 + 2 क्या होता है, -1 का होल क्यूब और -1, तो इस अवयव का चिन्ह क्या होता है, माइनस। नेक्स्ट a13 का चिन्ह देखें, तो a13 के लिए i की वैल्यू तो 1 है और j की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना हो गया, -1 की होल पावर 4, -1 की होल पावर 4 यानी -1 की होल पावर 4, तो क्या हो जाएगा, +1। तो इसका चिन्ह हम क्या ले रहे थे, प्लस ले रहे थे, तो इसलिए प्लस निकल के आता है। अब नेक्स्ट देखा a21 का चिन्ह, a21 का चिन्ह, तो a21 का चिन्ह देखो, तो a21 का चिन्ह देखने के लिए क्या करें, -1 की पावर i की वैल्यू तो है 2 और j की वैल्यू क्या है 1, तो -1 का होल क्यूब कितना होगा, -1, तो इसका चिन्ह कितना निकल के आ गया, माइनस। फिर a22 का चिन्ह, a22 का चिन्ह, तो a22 का चिन्ह देखें तो क्या होगा, -1 की पावर 2 + 2, क्या होगा, -1 की पावर 2 + 2, तो -1 की होल पावर 4, क्या हो गया, +1, तो इसका चिन्ह कितना निकल के आ गया, प्लस। नेक्स्ट a23 का चिन्ह, a23 का चिन्ह निकालें, तो यानी -1 की पावर 2 + 3, तो क्या होगा, -1 की पावर 5, तो विषम में माइनस की पावर तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा, तो इसका चिन्ह क्या निकल के आ गया, माइनस। नेक्स्ट a31 का चिन्ह, तो a31 का चिन्ह देखा तो -1 की पावर क्या हो जाएगा, i की वैल्यू 3 है और j की वैल्यू 1, तो -1 की होल पावर 4,
क्या हो जाएगा, इसका घात आपकी कैसी है, संपूर्णांक है, तो संपूर्णांक यानी माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो +1, तो इसका चिन्ह क्या निकल के आ गया, प्लस। अब A32 का चिन्ह देखें, तो A32 का चिन्ह देखने के लिए क्या करें, -1 की पावर 3+2, 3+2, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3+2 यानी -1 की पावर 5, क्या निकल के आएगा, -1, तो इसका चिन्ह आ गया माइनस। लास्ट है अवयव अपना A33, तो A33 का चिन्ह देखें तो I की वैल्यू कितनी है, 3, और J की वैल्यू भी कितनी है, 3, तो -1 की होल पावर 6, यानी माइनस की पावर संपूर्णांक तो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो +1, तो इसका चिन्ह क्या निकल के आ गया, प्लस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आप जो आपका 3x3 क्रम का जो सारणिक है, इस आव्यूह जो है 3x3 क्रम के सारणिक के चिन्ह किस रूप में निकल के आते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से इसके चिन्ह निकल के आते हैं। यह टॉपिक है आपका सारणिक के अवयवों का चिन्ह ज्ञात करना। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आपको केवल यह फॉर्मूला याद रखना है, -1 की पावर I प्लस जे, -1 की पावर I प्लस जे से आप किसी भी अवयव का चिन्ह बता सकते हो, ये फॉर्मूला याद रखना है बस। और इसी की वजह से हम जो है, जब हमें चिन्ह सबके पता होंगे तो हम क्या करेंगे, किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ से सारणिक का प्रसार कर सकते हैं। ये टॉपिक आपका खत्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना सॉर्स रूल। सॉर्स रूल, सारूस रूल किसी बोल सकते हो आप। अब बुक में आपको सारूस ही लिखा हुआ तो सारूस ही लिख देते हैं। सारूस चित्र द्वारा तृतीय कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करना। सारूस चित्र द्वारा तृतीय कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो, जैसे a इज इक्वल टू कोई सारणिक दिया हुआ है, a11, a12, a13, b11, b12, b13, b11 क्यों ले, b21, ए से ए में रहने देते हैं, बी से फिर कंफ्यूजन ही होगा आप लोगों को। A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपका तृतीय क्रम का सारणिक। अब सारूस चित्र क्या कहता है कि जो प्रथम स्तंभ और द्वितीय स्तंभ है उन्हें इनके बराबर में फिर से लिख लो। तो A11, A21 और A31, ये तो पहला स्तंभ है। दूसरा स्तंभ कौन सा है, A12, A22 और A33। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक में दिया हुआ है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसकी सहायता से केवल 3x3 कोटि के सारणिक का मान ज्ञात किया जा सकता है, अन्य कोटि के सारणिकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो हमें तो जो है रूल हमेशा वही प्रचलित होता है जो सबके लिए मान्य हो, किसी स्पेशल के लिए मान्य होता है तो वो रूल ज्यादा प्रचलित नहीं होता। ये आपका केवल स्पेशल के लिए मान्य है, इसलिए ज्यादा प्रचलित नहीं है। अब बुक में दिया हुआ है तो इसलिए देख लेते हैं। अब देखो मैं जो है तीर यहां से तीर बना रहा हूं। पहला तीर आता है आपका जो है ये मुख्य विकर्ण वाला, दूसरा तीर ये चलता है आपका, अब यह इंपोर्टेंसी क्या देखनी है आपको कि ये किन किन अवयवों को भेदता हुआ चल रहा है, किन किन अवयवों को काटता हुआ चल रहा है। ये 3 तीर बना दिए। अब
ये तो प्रथम पंक्ति के अवयवों से बनाया अपन ने 3 3। अब तृतीय पंक्ति के अवयवों से बनाओ। तो सबसे पहला तो आपका आएगा कौन सा, द्वितीयक विकर्ण आएगा। फिर आएगा आपका तृतीय पंक्ति के दूसरे अवयव वाला विकर्ण। फिर हम इधर से लेंगे तो तृतीय पंक्ति के तीसरे अवयव वाला विकर्ण। तो सारों चित्र की सहायता से हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो हमारे जो पहले प्रथम पंक्ति के जो विकर्ण है पहले उनको गुणा करो, यानी A11 A22 और A33 प्लस अब प्रथम पंक्ति के दूसरे अवयव का विकर्ण कौन सा है, A12 A23 और A31। फिर तीसरे अवयव का प्रथम पंक्ति के तीसरे अवयव का विकर्ण कौन सा है, प्लस A13 A21 A33 कर दिए गुणा। अब माइनस, अब तृतीय पंक्ति के विकर्णों पर आ जाओ, A31 A22 A13 प्लस दूसरे अवयव के विकर्ण पे आओ, A32 A23 A11 प्लस अब इस पर आओ, A33 A21 और A12। अब ये जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, इस सारणिक का प्रसार कहलाएगा सारों चित्र द्वारा। ये क्या कहलाएगा, इस सारणिक का प्रसार सारों चित्र द्वारा। एक हम जो है संख्यात्मक मान से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। a इज इक्वल टू, यदि मान लो हम लें 1 2 3 3 4 1 1 2 1, ये ले लिया। अब क्या करें, इसमें सारों चित्र क्या कहता है कि पहले और दूसरे स्तंभ को इसके बराबर में लिख लो। तो लिख लेते हैं 1 3 1 2 4 1। अब क्या विकर्ण बनाओ, ये पहला विकर्ण आ गया, ये दूसरा विकर्ण आ गया और ये तीसरा विकर्ण आ गया। अब तृतीय पंक्ति के विकर्ण बनाओ, एक विकर्ण ये बन गया, एक विकर्ण ये बन गया, एक विकर्ण ये बन गया। अब करो गुणा, पहली पंक्ति के विकर्णों गुणा करो, 1 इंटू 4 इंटू 1 यानी 4, 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी 2, 3 इंटू 3 इंटू 1 यानी 9, माइनस अब यहां करो गुणा, 1 इंटू 4 इंटू 3 यानी 12, यहां पर गुणा करो 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी -2, सॉरी +2, और यहां गुणा करो 1 इंटू 3 इंटू 2 यानी +6। ये हो गए 4 और 2 6 और 9 15, 12 और 2 14 और 6 20, तो क्या निकल के आया -5। अब चेक करें अपन के सारों चित्र से अपन ने जो निकाला है वो चीज सही आई है या नहीं, क्योंकि हम तो सारणिक का प्रसार वैसे भी करना जानते हैं। तो मैं इसे दोबारा यहां लिख लेता हूं, a बराबर सारणिक क्या था, 1 2 3 3 4 1 और 1 2 1, ये हो गया बराबर। अब सारणिक का प्रसार कैसे करते हैं हम, प्रथम पंक्ति से करें तो 1 से अगर करें तो इस स्तंभ को छोड़ दें, इस पंक्ति को छोड़ दें, शेष क्रम का सारणिक क्या है 4 1 2 1, फिर इसका चिन्ह माइनस होता है तो -2, फिर इस स्तंभ को छोड़ दें, इस पंक्ति को छोड़ दें, ये 4 अवयव बचे 3 1 1 1 3 1 1 1, फिर +3। अब इस पंक्ति को छोड़ दें, इस स्तंभ को छोड़ दें, ये 4 अवयव बचे 3 4 1 2 3 4 1 2। सॉल्व करें, 1 इंटू मुख्य विकर्ण को गुणा करेंगे तो 4 इंटू 1 4, 2 माइनस 2 इंटू 1 द्वितीय विकर्ण को गुणा करेंगे तो 2, -2 मुख्य विकर्ण को गुणा करेंगे तो 3 इंटू 1 3, द्वितीय विकर्ण को गुणा करेंगे तो 1 इंटू 1 1, बीच में माइनस का चिन्ह,
+3, मुख्य विकर्ण को गुणा करेंगे तो 3 × 2 6, माइनस द्वितीय विकर्ण को गुणा करेंगे तो 1 × 4 4। सॉल्व करें इसे आगे तो ये हो गया 4 - 2 × 4 - 2 2 बचेगा, 2 × 1 2, 3 - 1 कितना बच रहा है 2 बच रहा है, 2 × -2 -4, 6 - 4 कितना बच रहा है 2, 2 × 3 6 - 4 बच रहा है 2, 2 × 3 प्लस का 6। अब ये हो गया आपका 6 - 4 2, 2 × 3 6, 6 + 2 8 -4 इज इक्वल टू प्लस का 4। यहां पर तो माइनस का 5 बच रहा है, यानी यहां कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। यहां मिस्टेक हो गई है, यहां पर देखो हमने ये जो 2 4 2 लिखना चाहिए, स्तंभ क्या लिख रखा है 2 4 1, यहां पर 2 करे हैं, तभी कहूं ये मान तो समान आने चाहिए। तो 2 यहां देखो 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहां पर 18 और 4 22 और 2 24, 24 - 20 कितना हो जाएगा प्लस के 4। अब देख लो दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं, यानी सोर्स रूल किसके लिए मान्य होता है 3 × 3 क्रम के सारणिक के लिए। और हमने जो है नॉर्मली प्रसार करके देखा तो उससे भी वैल्यू कितनी आई +4, और इससे भी वैल्यू कितनी आ रही है प्लस के 4 आ रही है। तो ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सोर्स रूल, क्योंकि और क्रम के सारणिकों के लिए यह मान्य नहीं होता, और क्रम के सारणिकों के लिए मान्य नहीं होता, तो इसीलिए बुक में दिया हुआ था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आव्यूह एवं सारणिक में अंतर। आव्यूह एवं सारणिक में अंतर। आव्यूह एवं सारणिक में अंतर, सबसे पहला जो अंतर आता है वो क्या है, आव्यूह क्या है आपकी संख्याओं को प्रदर्शित करने की एक व्यवस्था है। संख्याओं को प्रदर्शित करने की एक व्यवस्था है। आव्यूह क्या है, संख्याओं को प्रदर्शित करने की एक व्यवस्था है, जबकि सारणिक क्या होता है, आव्यूह से संबंधित एक अद्वितीय मान। और ये कैसा होता है, संख्यात्मक मान कोई भी हो सकता है, अद्वितीय मान संख्यात्मक हो सकता है, बीजीय हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है, आपका एक निश्चित मान है, लेकिन ये क्या है, केवल संख्याओं को प्रदर्शित करने की एक व्यवस्था है। इसका कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता है, इसका कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता है। तो ये तो सबसे पहला अंतर हो गया आव्यूह एवं सारणिक में। आव्यूह क्या है, संख्याओं को प्रदर्शित करने की व्यवस्था, और सारणिक क्या, आव्यूह से संबंधित एक अद्वितीय संख्या, अद्वितीय मान, वो क्या कहलाता है, उस आव्यूह का सारणिक कहलाता है। सेकंड, हमने आव्यूह पढ़े, आव्यूह किसी भी क्रम के हो सकते हैं, आव्यूह किसी भी क्रम के हो सकते हैं, जबकि सारणिक क्या होते हैं, सदैव, सारणिक सदैव किस क्रम में मिलेंगे, वर्गाकार। वर्गाकार से मतलब क्या है, यानी जो है इनकी कोटियां कैसी होंगी, यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होगी, सदैव समान होगी। तो आव्यूह तो हमने 2 × 3, 3 × 2, 4 × 3, 2 × 1, 1 × 2 सब तरीके के पढ़े थे, लेकिन सारणिक कैसा मिलेगा, सदैव आपको 2 × 2, 1 × 1, 3 × 3, 4 × 4, यानी वर्गाकार आकृति का।
यानी जो है सारणिक क्या होता है, सीधा केवल वर्ग आव्यूह से संबंधित होता है। सारणिक जो निकाला जाता है वो किससे निकाला जाता है, वर्ग आव्यूह से। जबकि जो है आव्यूह क्या होता है, आव्यूह तो किसी भी क्रम का हो सकता है। ये इनका दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर आता है इसमें कि यदि हम आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करते थे तो क्या मिलता था, हमें एक नया आव्यूह मिलता था। आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करते थे तो हमें एक नया आव्यूह मिलता था, जो हमने क्या पढ़ा था, परिवर्त आव्यूह में। परिवर्त आव्यूह में क्या पढ़ा था कि हमने जब आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करें तो एक नया आव्यूह मिलेगा, या पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित, स्तंभों को पंक्तियों में करें या पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करें, तो दोनों ही कंडीशन में एक नया आव्यूह मिलता था। लेकिन यहां पर सारणिक में ये तो क्या है, आव्यूह में, जबकि सारणिक में पंक्ति या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कोई नया सारणिक आपको नहीं मिलेगा और यानी सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये क्यों नहीं पड़ेगा, ये हम सारणिक के गुणधर्मों में पढ़ेंगे। सारणिक के गुणधर्मों में इस चीज को पढ़ेंगे। यानी ये तीसरा अंतर आता है कि यदि आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों को बदल दिया जाए तो जो है, यदि आव्यूह को पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो एक नया आव्यूह प्राप्त होता है। जबकि सारणिक में पंक्ति और स्तंभों में आपस में परिवर्तन करने पर पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह सारणिक का एक गुणधर्म होता है। हम सारणिक के गुणधर्म पढ़ेंगे 4.2 से पहले, तब हम इसको पढ़ेंगे। ये आपका टॉपिक खत्म होता है आव्यूह एवं सारणिक में अंतर। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, एक बार और इसको रिपीट समझा देता हूं कि आव्यूह संख्याओं को प्रदर्शित करने की एक व्यवस्था है, इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता। जबकि सारणिक क्या होता है, इसका एक संख्यात्मक और निश्चित मान होता है। दूसरा है आव्यूह किसी भी क्रम की हो सकती है, जबकि सारणिक सदैव वर्गाकार क्रम की होती है, यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या सदैव बराबर होती है। तीसरा क्या है कि आव्यूह में यदि पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो एक नया आव्यूह प्राप्त होगा। जबकि सारणिक में पंक्तियों अथवा स्तंभों को परस्पर बदलने पर कोई नया आव्यूह प्राप्त, नया सारणिक प्राप्त नहीं होता है, यानी सारणिक का संख्यात्मक मान समान रहता है। ये है आपके आव्यूह एवं सारणिक में मेन अंतर। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बुक में दे रखे हैं इसलिए बताए गए हैं, पूछे नहीं जाते ये आपके बोर्ड में। अब आप जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका उप सारणिक तथा सेखंड। जैसे कि आपको कोई आप जो सारणिक दे रखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये क्या दे रखा है आपको, कोई भी सारणिक दे रखा है। तो अब हमें इसमें उप सारणिक निकालनी है। तो किसी भी अवयव की उप सारणिक निकालने के लिए, जैसे मुझे A11 की उप सारणिक निकालनी है, A11 की उप सारणिक, जैसे कि आप जानते हो कलेक्टर, उप जिला कलेक्टर, जिलाधीश, उप जिलाधीश, यानी उप जिलाधीश क्या होता है, छोटा होता है। कलेक्टर से उप जिला कलेक्टर क्या होता है, छोटा होता है। वैसे ही सारणिक से उप सारणिक क्या होगी, छोटी होगी। तो यानी A11 की उप सारणिक, तो यानी जिस भी अवयव की उप सारणिक निकालते हैं तो उस अवयव की पंक्ति को छोड़ देते हैं और उस अवयव के स्तंभ को छोड़ देते हैं। शेष बचे हुए क्रम की जो है सारणिक कहलाएगी, वो उस अवयव की क्या कहलाएगी, उप सारणिक। A22, A23, A32 और A33, A22, A23, A32 और A33, ये क्या कहलाएगी, A11 की उप सारणिक। अब सेखंड भी क्या होता है, इसी तरीके से सेखंड निकाला जाता है। फिर सेखंड में और इसमें अंतर क्या होगा, सेखंड में अब जैसे मान लो इस A11 का सेखंड लिखना हो, A11 का सेखंड लिखना हो
तो यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेकंड लिखने के लिए भी वही काम करते हैं जो उपसारणिक में किया था। जिस अवयव का सेकंड निकालना हो उस अवयव की पंक्ति छोड़ दो और उस अवयव का स्तंभ छोड़ दो, उस अवयव की पंक्ति छोड़ दो, उस अवयव का स्तंभ छोड़ दो। तो शेष बचे हुए क्रम का सारणिक क्या कहलाएगा? उस अवयव का सेकंड कहलाएगा। अब आपको लग रहा होगा इनमें अंतर क्या है, तो अंतर आएगा जब इनका चिन्ह लिया जाएगा। यानी उपसारणिक में चिन्ह नहीं लिया जाता, सेकंड में चिन्ह लिया जाता है। अब यहां तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसका चिन्ह होता ही प्लस है, लेकिन यहां पर फर्क पड़ जाएगा। जैसे मुझे A12 की उपसारणिक लिखनी है, A12 की उपसारणिक, तो A12 की उपसारणिक कैसे लिखेंगे? इस पंक्ति को छोड़ दो और इस स्तंभ को छोड़ दो, शेष ये चार अवयव बच रहे हैं, इनको लिख दो। एक तो बच रहा है A21, एक बच रहा है A23 और एक बच रहा है A31 और एक बच रहा है A33। ये हो गया, इसकी उपसारणिक हो गई। अगर मुझे A12 का सेकंड लिखना हो, A12 का सेकंड, तो हम वर्क तो वही करते हैं कि उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं। तो इसकी पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, शेष चार अवयव बच रहे हैं, उन चारों अवयवों को लिख दो। A21, A23, A31 और A33। ये हो गया A12 का सेकंड। अब सेकंड में और उपसारणिक में अंतर क्या है? यहां पर जो A12 का चिन्ह है वो और लगेगा, यानी यहां बाहर क्या आ जाएगा? माइनस, लेकिन यहां कोई चिन्ह नहीं आएगा। तो ये अंतर होता है उपसारणिक और सेकंड में। यानी किसी भी अवयव की उपसारणिक निकालनी हो या किसी भी अवयव का सेकंड निकालना हो, तो उपसारणिक के लिए तो केवल क्या करते हैं? उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं और शेष बचे हुए क्रम के अवयवों को शेष बचे हुए क्रम की सारणिक में लिख देते हैं। सेकंड निकालते वक्त भी यही वर्क करते हैं, लेकिन साथ में एक चीज और आ जाती है कि सेकंड निकालते समय उस अवयव का चिन्ह और साथ में प्रयोग किया जाता है। ये उपसारणिक और सेकंड में मुख्य अंतर होता है। ये लगभग आपका थ्योरी इसकी खत्म है। अब देखते हैं इसको आगे हम, लगभग इसकी थ्योरी तो खत्म सी है, ठीक है ना। अब बस एक चीज और थी इसमें, एक नोट और था। नोट में क्या था कि यदि किसी सारणिक का हमें प्रसार करना है तो सदैव उस पंक्ति या स्तंभ से करें जिसमें शून्य अधिकतम हो, जिसमें क्या हो? शून्य अधिकतम हो, क्योंकि शून्य अधिकतम होंगे तो उन अवयवों से गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये सिंपल सी चीज है। बस इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये फर्क पड़ेगा कि आपका जो प्रसार है वो जल्दी हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ से कर लो, उससे भी वही मान आना है। बस शून्य अधिकतम होंगे, उससे करोगे तो आपको कैलकुलेशन जो गणना है वो कम करनी होगी, बस इतना फर्क पड़ेगा। ये आपका एक्सरसाइज 4.1 से पहले की थ्योरी खत्म होती है। मैं इस वीडियो को अपलोड करके और आपको इसके हैंड रिटन नोट्स भेज देता हूं, फिर हम आगे की एक्सरसाइज 4.1 पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये वीडियो यहां खत्म करते हैं। ये आपके उपसारणिक तथा सेकंड हो चुके हैं। उपसारणिक और सेकंड में कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके, थैंक यू।